हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। डिजास्टर मैनेजमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए हमारी एक सीरीज चल रही है। फ्री लेक्चर सभी को मिल रहे होंगे। 3 पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। ये है पार्ट नंबर 4 साइक्लोन। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अर्थक्वेक है, सुनामी है। मैं ज्योग्राफी सेक्शन में नहीं जा रहा हूं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट में पूछे जा रहे हैं उन सेक्शन को मैं कवर कर रहा हूं। आज हम रेस्ट ऑफ जो चैप्टर बचा हुआ है साइक्लोन उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। बट चैप्टर को कराने से पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करें। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर डेली के बेसिस पर देखिए एक यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बेसिस पर आंसर राइटिंग जो हमारे पेड यूज़र करते हैं वो भी आपको फ्री में दी जाती है। अगर आप चाहते हैं यूपीएससी के लिए PR पब्लिकेशन के साथ अपनी तैयारी करना तो आप PR पब्लिकेशन के पेड प्लान्स को ज्वाइन कर सकते हैं 499 रुपीज़ का। 1 साल के द हिंदू के नोट्स हैं। मंडे टू फ्राइडे आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। NCERT 6 to 12 नोट्स मिलेंगे। फ़ोन गाइडेंस मिलेगी सिर्फ 499 रुपीज़ में। बाकी तीनों प्लान अगर आप लेना चाहते हैं, इसमें टेस्ट सीरीज और यूपीएससी CSET ये लाइफ टाइम मिलेगा। तीनों प्लान अगर आप एक साथ लेते हैं तो 999 रुपीज़ का अवेल कर पाएंगे। सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, प्रीवियस ईयर के चैप्टर, प्रीलिम्स का जो CSET का पेपर होता है कंप्लीट, उसकी वीडियोस प्लस PDF आपको मिल जाएगी। लेना कैसे है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। राइट, चलिए बिना टाइम वेस्ट करें। और अगर आपको इस PR पब्लिकेशन की बुक की PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। साइक्लोन होता क्या है, बहुत सिंपल है। साइक्लोन जनरली अभी आप सबको पता है ताउती साइक्लोन आया था, साइक्लोन यास आया था। और इसकी मेजर कंडीशन होती है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना। ठीक है, आप सबको पता है इक्वेटोरियल, ये हमारा सपोज अर्थ है, ये इक्वेटर है और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर जो समुद्र वाला एरिया होता है, सी वाला, जैसे हमारे जनरली अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन आते हैं फिर हिट करते हैं। जैसे अभी साइक्लोन यास आया था, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ वर्ल्ड का मैप, ठीक है, वर्ल्ड का मैप या इंडिया का मैप दिखाता हूँ, ठीक है, तो इस पर आपको बताता हूँ क्या हुआ था साइक्लोन यास के बारे में। ठीक है, ये जैसे इंडिया का मैप है आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इंडिया का मैप है। अब ये वाला पार्ट देखना आप लोग, ठीक है, इस पार्ट में तब तक देख लेते हैं। ये अंडमान सी है, यहाँ से साइक्लोन आया, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ। उसके बाद जो ये अंडमान सी से साइक्लोन हिट किया वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को। ठीक है, तो यहाँ से ये आप कह सकते हो बे ऑफ बंगाल वाला साइक्लोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइट, तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने। तो साइक्लोन के लिए एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, फिर उसमें जनरली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसमें विंड होती है। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस पर हमारी जो वहाँ पर की हवा होती है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर सपोज ये है कोई हवा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ पर की हवा सराउंडिंग की हवा से हल्की हो जाती है और ऊपर को मूव करने लग जाती है। ठीक है, तो ऊपर को मूव करने लग जाएगी क्योंकि सराउंडिंग से ज़्यादा। अब इस पर विंड भी अपना रोल प्ले करती है। अब विंड क्या करते हैं, इस पूरे इसको पैटर्न को बहुत तेज़ी से हिलाती है। राइट, अगर ये जाता है 160 किलोमीटर पर आवर तो इसे सीवियर साइक्लोनिक कंडीशन के उसमें रख देते हैं। ठीक है, वेरी सीवियर, ठीक है, और 118 से कम है तो सीवियर साइक्लोनिक कंडीशन रख देते हैं। बट मेन बात यह है कि साइक्लोन के बारे में इतना आपको जानना नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ डेफिनेशन जान लीजिए कि एक ऐसा रीजन जहां लो प्रेशर बन जाता है और सराउंडेड बाय हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर उसके बाद क्या होता है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से, पावरफुल विंड की वजह से जो हवा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये प्रीलिम्स के लिए पॉइंट याद रखना। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, रोटेशन मतलब। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे ये इक्वेटर है, इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर विंड की डायरेक्शन ऐसे सर्कुलेट करता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकल के आते हैं। राइट, दे अकर मेनली इन द ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और जनरली जो हमारे यहाँ साइक्लोन आते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन वाले होते हैं। ठीक है, अब साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग जगह पर। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में टाइफून, अटलांटिक ओशन में इसे हरिकेन बोल देंगे। ओके,
ट्रॉपिकल साइक्लोन अपने साउथ ईस्ट इंडियन ओशन या नॉर्थ इंडियन ओशन में, ठीक है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ये तो विंड स्पीड के बेसिस पे बोला जाता है, राइट। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलेंगे और साउथ अमेरिका में इसको टॉर्नेडो बोला जाएगा। इंडियन साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। इंडियन साइक्लोन अभी आप क्या करो, देखिए रिसेंट में अगर आप बात करेंगे, अबाउट 2/3 ऑफ साइक्लोन दैट अकर इन इंडियन कोस्टलाइन अकर्स इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जैसा अभी साइक्लोन यास भी आया था, साइक्लोन यास, ये जो नाम है ओमान ने दिया था। किसने दिया था? ओमान ने दिया था। अब इससे जो साइक्लोन यास या कोई भी बे ऑफ बंगाल में आते हैं तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तो सबसे ज़्यादा हिट होते हैं इससे, ठीक है। चलिए, हाल ही में आपके यूपीएससी मेंस के लिए कुछ मैं फैक्ट दे देता हूं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या हैं, जिसमें आप 2017 से ही 2020 तक और 2021 वाला साइक्लोन यास भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसमें कैटेगरी में ताउती, साइक्लोन यास, अम्फान, ये सब इंक्लूड करो, ठीक है आप लोग, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पर खर्चा आया था। क्वेश्चन ये आता है, साइक्लोन निसर्ग क्या है? नेम गिवन बाय अदर डिटेल्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। अब साइक्लोन निसर्ग तो पुराना हो चुका है, बात ये आती है साइक्लोन यास की, ठीक है। अब देखो, अब हमारे आप पेड यूज़र हैं तो यहाँ पर यास लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही फ़ायदा रहता है। देखिए, पेड यूज़र हैं, प्राइवेट करंट नोट्स हैं, ऑलरेडी इसमें पेड यूज़र हैं। साइक्लोन यास 22 मई को अंडमान सी में आया, ठीक है। 26 मई तक ये उड़ीसा को हिट करेगा, ऐसा आईएमडी ने पहले ही बता दिया था, ठीक है। साइक्लोन इसको यास बोलते हैं। इस साइक्लोन का नाम ओमान ने दिया था, ठीक है। ये एक पर्शियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब अंग्रेजी में जैस्मीन होता है, ठीक है। और इसके बेसिस पे ये पहले 45 से 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, बट बाद में बे ऑफ बंगाल के बेसिस पे ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसलिए इसको सीवियर, वेरी सीवियर साइक्लोनिक कंडीशन में भी रखा गया है। ये साइक्लोन यास है, ओके। तो इस तरह से जो रिसेंट में चीज़ें हैं उसको आपने करना है। वैसे ही वही है, साइक्लोन निसर्ग अरेबियन सी में आया, साइक्लोन निसर्ग कोस्टलाइन महाराष्ट्र और गुजरात को हिट करने वाला है, साइक्लोन अम्फान के बाद आया, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ओके। तो अभी ये बांग्लादेश ने नाम दिया था, ठीक है। ये बांग्लादेश है सजेस्टेड, जैसे फानी वैसे ही निसर्ग जो है सजेस्ट किया था, वो भी बांग्लादेश ने किया था, राइट। अब साइक्लोन की नेमिंग कहाँ से शुरू हुई? 2000 से। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 में बोला कि यार जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं ना, मतलब जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए, जो बे ऑफ बंगाल वाला ये एरिया है और अरेबियन सी वाला ये एरिया, यहाँ पर जितने भी साइक्लोन आएंगे अब इसको नाम देना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा इंडिया को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, सभी देशों को, ठीक है। म्यांमार है, इन सबको इम्पैक्ट करता है। तो इन देशों के लिए एक नाम, सडन सा नाम होगा और छोटा नाम होगा तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा, लोग जल्दी इसको समझेंगे और जल्दी अवेयर होंगे कि यहाँ से इवैक्यूएट होके निकलना है, राइट। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि ठीक है, 2000 में सेशन करते हैं कि जो भी साइक्लोन आएंगे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, उसका नाम देना चाहिए। बात यहाँ से शुरू हो जाती है और ये ओमान में होता है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, 2004 में अचानक से सुनामी आ जाती है और हजारों लोग उससे मारे जाते हैं, ठीक है। उस सुनामी से हजारों लोग मारे जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि यार भाई साहब, 2004 के बाद अब इनको नाम देना पड़ेगा। तो फिर बे ऑफ बंगाल और जो अरेबियन सी के आसपास जितनी भी कंट्री हैं, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब मिलते हैं और ये बोलते हैं कि चलो अब हम सभी मिलके एक एक नाम देंगे। जनरली अभी रिसेंटली क्या है, 2018 में 169 नाम दिए गए, 13 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड हैं, सभी कंट्री ने 13 नाम दिए, ठीक है। और यही नाम आता है, जैसे अभी साइक्लोन यास है, ठीक है। जैसे साइक्लोन यास का किसने दिया? ओमान ने दिया, ठीक है। किसने दिया नाम? ओमान ने दिया, ओके ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए साइक्लोन यास के बारे में, ये गिवन बाय ओमान, ठीक है। कौन से देश ने दिया? ओमान ने दिया, ओके। चलिए, ये देखिए, ये सब आगे वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ाई हैं। अब बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर जगह जहाँ पर भी साइक्लोन आता है रीजनल सेंटर बनाती है। तो वैसे ही नॉर्थ इंडियन ओशन में जितने भी साइक्लोन आएंगे उसके लिए एक जो रीजनल सेंटर है वो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट। यानी कि देखो, ये जो ये कंट्रीज़ हैं, देखो
बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जितने भी नाम देंगे ना, नाम तो यही देते हैं, पर ये रिलीज कौन करता है? कभी भी रिलीज करने की बात आएगी तो वो IMD ही करेगी। ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो IMD के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया की नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस है, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देती है। 1875 में ये बनी थी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जनरली चाहे डस्ट स्टॉर्म आए, हीट वेव, कोल्ड वेव, हैवी रेन आए, ये IMD ही बताती है लोगों को, राइट। चलिए, उसके बाद फ्लड क्या होता है? हाई वाटर लेवल होता है अलोंग ए रिवर चैनल दैट लीड्स टू इनोंडेशन ऑफ लैंड। बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में ये मलबा लेके आता है। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लड। फ्लैश फ्लड भी होता है, रिवराइन फ्लड होता है, अर्बन फ्लड होता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। हाल ही में उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लैश फ्लड बहुत सिंपल होता है कि अचानक से फ्लड आ जाना विदिन 6 आवर्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ हैवी रेनफॉल। बहुत ज़्यादा वर्षा होना और उसके बाद 5 से 6 घंटे के अंदर बहुत भारी मात्रा में वाटर लेवल बढ़ जाना और फ्लड आ जाना, तो उसी को कहते हैं फ्लैश फ्लड, ठीक है। तो अब इसी के लिए दूसरा टर्म है अर्बन फ्लड। अर्बन फ्लड भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अर्बन फ्लड में क्या होता है? लैंड और प्रॉपर्टी का इनोंडेशन होता है इन ए बिल्ट इन्वायरमेंट, पर्टिकुलरली इन मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, बारिश आ जाती है और अचानक से मलबा आ जाता है, ठीक है, वो भी लैंड का, प्रॉपर्टी का, ठीक है। और जनरली यहाँ पर क्या होता है, जो अर्बन एरिया के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, जहाँ पर नालियाँ होती हैं ना, जनरली आप जिसे आप कहते हो, वो क्या हो जाती हैं? ब्लॉक हो जाती हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द जो अफेक्टेड होते हैं गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है, ये सब अफेक्टेड एरियाज हैं। अब जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा प्रोन टू फ्लड है। और उड़ीसा का डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर मैं आज बात करूँ ना, आज है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 2 मई, तो आज का देखिए, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब हम वही कराते हैं PR पब्लिकेशन में। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है कि मैंने पूछा है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, कैसे ये बनता है, और डिस्कस द स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन विथ रिस्पेक्ट टू उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। उड़ीसा ऐसा क्या कर देती है? पहले जब हज़ारों लोगों की जान जाती थी, इस बार के यहाँ से सिर्फ 3 या 4 लोगों की जान गई है। तो सोचो कितना ज़्यादा एडवांस उड़ीसा हो चुका है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कितना ज़्यादा वो अच्छा कर रहा है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है UPSC मेंस पे, ठीक है। एक वो क्वेश्चन तो हो ही गया, उसके नोट्स तो प्रिपेयर होंगे। उसके साथ व्हाट इज़ अर्बन फ्लडिंग? फ्लड is defined as an overflow of large body of water over areas not usually inundated. Thus flooding in urban areas is caused by intense prolonged rainfall. बहुत लंबे समय तक बारिश आती है, वर्षा होती है, और ये ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है, ठीक है। जितना कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा वर्षा हो जाती है, तो उसी को अर्बन फ्लडिंग कहते हैं, ठीक है। और अर्बन फ्लडिंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम रूरल फ्लडिंग, जो होती है उससे अलग होती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की फ्लडिंग है या अर्बन शहरी फ्लडिंग है, वो अलग है। वो कैसे? अर्बनाइजेशन इंक्रीजेज फ्लड रिस्क बाई अप टू 3 टाइम्स। अब वहाँ पर अर्बन एरिया में जनसंख्या ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो सिंपल सी बात है उतना ज़्यादा, क्योंकि वल्नरेबल है। सिंपल सी बात है, जब मैंने डिजास्टर आपको पढ़ाया था, वल्नरेबिलिटी का मतलब यही तो बताया था ना, जहाँ पर 5 घर हैं और जहाँ पर 1 घर है, वल्नरेबल कौन होगा? 5 घर वाला होगा, वही चीज़ है, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा घर होंगे तो वो और ज़्यादा फ्लड को और ज़्यादा वर्स बना देता है। कॉज क्या हो सकते हैं? बहुत सिंपल हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फैक्टर इन्वॉल्व रहता है अर्बन फ्लड के, एक इनडायरेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, वेदर पैटर्न बदला और उसके वजह से भारी वर्षा हुई, पहला। दूसरा अर्बनाइजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा घर बनने लगे, डेवलपमेंट एनरोचिंग फ्लड प्लेन्स कॉजिंग लॉस ऑफ नेचुरल स्टोरेज, कंटिन्यूड डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट, ठीक है, हायर डेंसिटी लैंड यूजेस करना, इंक्रीजेज इम्प्रीवियस एरिया सच एज रोड, ये सब बना देना, ये इस वजह से भी अर्बन फ्लड आता है। इनडायरेक्ट है इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना, कहीं पर भी बना देना बिना प्लानिंग के साथ। रोड व्हीकल पार्किंग है, एटीट्यूड ऑफ पीपल सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं मेट्रोलॉजिकल फैक्टर, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश आना, साइक्लोनिक स्टॉर्म आना। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, जैसे ओवरफ्लो, चैनल नेटवर्क, हाई टाइड्स आना। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी होते हैं, बिना प्लानिंग के घर बना देना, ये सब होते हैं। बहुत सारे हाइड्रोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं, जैसे वाटर डिमांड बढ़ना, नेचुरल रिसोर्सेज जो है एक्सीड करना, इंक्रीज वेस्ट वाटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ लेक्स, ठीक है,
रिड्यूस्ड इन्फ्लेट्रेशन ड्यू टू पेविंग ऑफ सर्विसेज विच डिक्रीज ग्राउंड एब्जॉर्प्शन। अब पानी जो होता है ग्राउंड इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, और वो पानी बाहर आ जाता है और फ्लड के रूप में पाइलअप हो जाता है। क्लाइमेट चेंज एक और रीज़न है, बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक कारण है कि आप सॉलिड वेस्ट जो है अच्छे से आप उसको डिस्पोज नहीं करोगे, इसके कारण भी अर्बन फ्लड इनडायरेक्टली बढ़ जाता है। ड्रेनेज सिस्टम ये भी है, ओल्ड है, इल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम है, तो पानी तो नालियों के उससे जाना चाहिए ना, पर वो बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि पुराने हैं और मेंटेन नहीं है। अर्बन फ्लडिंग के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो यार मानव में ही होता है, हम पे लॉस ऑफ लाइफ, फिजिकल इंजरी, बहुत सिंपल होता है। इसी के बेसिस पर आपको आंसर राइटिंग लिखनी पड़ती है। डिजीज़ आउटब्रेक हो सकता है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर सप्लाईज, जिससे और ज़्यादा बीमारियां बढ़ेंगी, मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज होंगी, ओके। इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी साइक्लोन की वजह से, अभी वर्ल्ड बैंक ने एक डाटा निकाला कि साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में डैमेज हुआ है। बिल्डिंग टूटी हैं, रोड्स टूटी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिसरप्शन हुआ है, हेरिटेज आर्कोलॉजिकल साइट्स में इम्पैक्ट पड़ा है, राइट। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है, रेल सर्विसेज पूरी डिसरप्ट हो जाती हैं। इन्वायरमेंट में ट्री कवर लॉस, हैबिटाट लॉस, ठीक है। तो अर्बन फ्लडिंग कब से कहाँ तक आई है? रिसेंटली बेंगलुरु 2017 में, ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं। गुवाहाटी में, जमशेदपुर, जनरली जो लार्ज अर्बन सिटीज़ होती हैं, मेट्रो सिटीज़ होती हैं, उस पर आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये सब चीज़ें हैं, देखो बेंगलुरु में, अमरावती में, पुडुचेरी में, ये सब आपको देखने को मिलता है। पर बात यहाँ पर ये आती है कि चेन्नई फ्लड जब आया था, केस स्टडी उसको पढ़ लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो मानसून आ रहा था, रिट्रेटिंग मानसून जिसे कहते हैं, ठीक है, दिसंबर 2015 में आया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा वर्षा हुई कि चेन्नई के कुछ पोर्शन सबमर्ज हो गए। इसके कारण बताए जा रहे थे कि क्लाइमेट फैक्टर है, दूसरे फैक्टर भी हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से विंड स्पीड आना। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है भी है कि यार टाउन प्लानिंग अच्छे से नहीं की थी, ड्रेनेज सिस्टम चोक हो गया था, पुअर गार्बेज मैनेजमेंट है, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट ये डिस्ट्रक्ट हो गए थे, ये सब चीज़ें। पोस्ट डिजास्टर इनिशिएटिव लिया गया चेन्नई फ्लड के बाद, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, और उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए एनरोचमेंट के लिए, जो बिना प्लानिंग के अपने घर बनाते हैं। तमिलनाडु एडमिनिस्ट्रेटर को भी, ठीक है, ड्रेनेज नेटवर्क को सुधारना, वल्नरेबिलिटी इंडाइसेस, कैलेमिटी मैप। तो ये छोटे छोटे से जो रिकमेंडेशन होती है ना पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, यही आपको यूपीएससी मेंस में लिखनी पड़ती हैं, ओके। चलिए, वही चीज़ है, ठीक है, ये रिपीट हो गया इस बुक में, पर कोई दिक्कत नहीं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ अभी, ओके। अर्बन फ्लड के बारे में, राइट। अब बात आती है एनडीएमए की क्या गाइडलाइंस है अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए, ये भी पूछा जा सकता है। 2010 में अर्बन फ्लड को मैनेज करने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइन बनाई। लेक्चर 1 में मैं ये बता चुका हूँ आपको कि सबसे पहले एक नेशनल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क बनाना चाहिए, ओके, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होगा कि अगर ऐसा फ्लड आने वाला है तो लोगों को पहले ही बता दिया जाए। सेंट्रल वाटर कमीशन बताएगा रियल टाइम हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क के बारे में। डॉपलर वेदर इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि सभी कंट्री के सभी शहरी क्षेत्रों को कवर करेगा। अभी डॉपलर इफेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए थे एनडीएमए ने गाइडलाइंस में। बट आप जब अर्बन फ्लड के बारे में पढ़ोगे, क्या ये सभी आपको याद रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। 150 शब्दों का आएगा, आप सिर्फ 2 से 3 पॉइंट याद कीजिए बस, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिखोगे, बॉडी पार्ट में कुछ ये लिख सकते हो, ठीक है। वही है कि एनरोचमेंट हो रहा है तो वही नॉर्मल से है, बट रिकमेंडेशन आई थी तो सही है कि पीनल एक्शन लिया जाएगा। जो एनरोचमेंट करता है, जो बिना प्लानिंग के घर बना रहा है, कहीं पर भी बना दे रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। ऑल फ्यूचर रोड एंड रेल ब्रिजेज इन द सिटीज क्रॉसिंग ड्रेन्स टू बी डिजाइन सच दैट दे डू नॉट ब्लॉक द फ्लोज रिजल्टिंग बैक वाटर इफेक्ट। अब बहुत बार रोड बना दी जाती है और ड्रेनेज का ध्यान नहीं दिया जाता, तो रोडों के ऊपर पानी आ जाता है, ठीक है, जिससे अर्बन फ्लडिंग के केसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। अब सबसे बड़ी बात करता हूं जर्मनी के बारे में, इंटरनेशनल, क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है कि एक सॉल्यूशन दो, और उसमें एक मॉडल आंसर भी आपको पता होना चाहिए। मॉडल मतलब जो मॉडल कंट्री है। तो मैं कहूँगा कि अगर डिजास्टर की तरह अगर प्लानिंग करनी है तो या तो एक उड़ीसा से सीखो अगर साइक्लोन से निपटना है, या जर्मनी से सीखो। अब क्या है, ग्रुप ऑफ म्यूनसिपल ड्रेनेज ऑपरेशन क्लोंज
इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिटी वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटी, जैसे NDMA SDMA होती है ना, वहाँ पर जर्मनी के ये जो ड्रेनेज ऑपरेशन ये संभालता है, ठीक है, जिसमें सीवेज डिस्पोजल ड्रेनेज वो देखता है। फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स बनाई गई हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज बनाए गए हैं, मोबाइल वॉल्स बनाई गई हैं। मोबाइल वॉल्स का मतलब होता है किसी भी जगह पर ना, मोबाइल वॉल्स मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकते हैं, सबसे बड़ा ये टॉपिक बताया गया है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगा, फ्लड वाटर मैनेजमेंट होगा, फ्लड इंफॉर्मेशन वार्निंग सिस्टम होगी, पहले ही बता दिया जाएगा लोगों को। मोबाइल वॉल्स सबसे ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। दीज कैन बी डिप्लॉयड इन लेस देन 10 आवर्स अलॉन्ग ए टोटल लेंथ ऑफ 9.5 किलोमीटर ऑफ राइन रिवर बैंक विद इन द सिटी ऑफ एरिया। जहाँ पर इनकी सबसे बड़ी नदी है वहाँ पर ये 10 घंटे से भी पहले 10 किलोमीटर की लंबी एक वॉल लगा सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लड से बचा जा सकता है। कितनी बड़ी बात है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, राइट। अवेयरनेस देते हैं लोगों को इसमें। तो जर्मनी का जो ये ड्रेनेज ऑपरेशन है, म्यूनसिपल ड्रेनेज ऑपरेशन है, क्लोंज या कोलोजन, ठीक है, आप इसको अपने बेसिस पर प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आगे एडवांस है, ठीक है। फिर उसके बाद है स्पॉन्ज सिटी। 2014 में स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट इनिशिएट हुआ चाइना में, जिसका पूरा एम था कि टू टैकल द अर्बन वाटर इश्यूज इंक्लूडिंग सरफेस वाटर फ्लड। स्पॉन्ज सिटी इन्वेसेस रिप्लेसिंग कंक्रीट पेवमेंट विद पोरस पेवमेंट। अब जो कंक्रीट वॉल्स होती हैं उसको पोरस पेवमेंट से रिप्लेस करना उनका पूरा एम था। पोरस होगा तो ये फ्लड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। टू इंश्योर बेटर इन्फिल्ट्रेशन इट फर्दर एम टू रिस्टोर वेटलैंड, डेवलप रेन गार्डन, रूफ टॉप गार्डन फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेन वाटर, ठीक है। तो स्पॉन्ज सिटी का भी एक आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। मेंस के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं कहाँ कहाँ पर ये अर्बन फ्लड आया था, उसके आप लिख सकते हो, ओके। चलिए, उसके बाद ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, ठीक है, कि रेनफॉल की डेफिशिएंसी हो जाना, नॉर्मल पैटर्न से कम आना, उसे ड्रॉट कहेंगे, ओके। दूसरा, द स्टेट ऑफ केरला विच रिसीव्स मोर देन 300 mm ऑफ रेनफॉल एवरी ईयर इज डिक्लेयर्ड ड्रॉट अफेक्टेड एज इट इज़ इनसफिशिएंट टू हैव 2 गुड क्रॉप्स। मतलब ड्रॉट वाला एरिया आप उसे कहोगे जनरली जहाँ पर आप 2 से 3 क्रॉप्स वहाँ के लोग उगा नहीं पा रहे हैं, जो भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं जिनको उगाने के लिए पानी लगता है, राइट। तो ड्रॉट्स के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है, एग्रीकल्चर ड्रॉट होता है, ये इसके टाइप हो गए, ठीक है। अब इन टाइप के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपल भाषा में बता देता हूँ। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट इज सिंपल एब्सेंस ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्मल। जो नॉर्मल रेनफॉल आती है उससे कम, मतलब 88 सेंटीमीटर से कम आना, ठीक है। लीस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ ड्रॉट, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दूसरा होता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। अब इसके बेसिस पर प्रीलिम्स क्वेश्चन बना सकता है। ड्रॉट ऑफन लीड्स टू रिडक्शन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम फ्लो और द ग्राउंड वाटर लेवल। अब हाइड्रोलॉजिकल में क्या होता है यार, जो ग्राउंड वाटर होता है उनका लेवल ही कम हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे नदी नाले सूख जाना, पूरा वाटर रिसोर्स सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। एग्रीकल्चर ड्रॉट में यार क्रॉप यील्ड कम हो जाती है। सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट में कोरिलेटेड सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द 3 अबव मेंशन्ड टाइप्स ऑफ ड्रॉट। इनके वजह से जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड में कमी आना वो सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, लोगों को बिजली चाहिए, घर में मेरी बिजली नहीं आ रही, मैं फिर वीडियो नहीं बना पा रहा, वो इन्हीं के वजह से होगा। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट या जिससे भी बिजली बना रहे हैं, इन अबव मेथड की वजह से हमारे डेली की दिनचर्या में इम्पैक्ट पड़ता हो, तो उसी को कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट, ओके। चलिए, मोस्ट वल्नरेबल फैक्टर है ड्रॉट के लिए सॉइल में, मिट्टी में कम मॉइस्चर होना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का एब्सेंस, लाइव स्टॉक, फॉडर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, पुअर वाटर मैनेजमेंट, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस वजह से ड्रॉट आ सकता है, ओके। फिर उसके बाद है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड टर्म यही होता है कि यार हिल स्लोप्स में, जो ऐसी स्लोप्स होती हैं उसमें मास मूवमेंट होता है, ठीक है, लैंड का, उसी को लैंडस्लाइड कहते हैं। अब लैंडस्लाइड के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ काटना भी लैंडस्लाइड का एक रीज़न है, सबसे बड़ा वन ऑफ द फैक्टर है। इसमें लैंडस्लाइड में क्या होता है, रॉक, सॉइल्स, आर्टिफिशियल फिल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस मटेरियल अलॉन्ग सरफेस ऑफ सेपरेशन बाय फॉलिंग, स्लाइडिंग एंड फ्लोइंग। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े जो होते हैं गिर जाते हैं,
ठीक है। लैंडस्लाइड के टाइप एक फॉल होता है, एक फ्लोज होता है, डेब्री होता है। तो क्या आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत है? नहीं। लैंडस्लाइड के बारे में टाइप्स आ सकता है, बट फिर भी डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत हद तक ये अपने को कंट्रोल करता है यूपीएससी कि मैं ऐसे स्टैटिक पोर्शन में ये डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन कम ही पूछूं। हालांकि पूछे जाते हैं, ठीक है, बट साइक्लोन आ जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछा जाता है, जो मैंने अभी पूछा GS1 में, उसको डायरेक्टली पूछा करते हैं, ठीक है। मूवमेंट, एब्रप्ट मूवमेंट ऑफ मटेरियल, जनरल टर्म इंक्लूडिंग मैनी टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट, जैसे डेब्री फ्लो है, डेब्रिस एवलांच हो गया, मड फ्लो हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। पर क्या आपको इसके बारे में पढ़ना है इतने डिटेल में? बिल्कुल भी नहीं, मेंस के लिए भी नहीं, राइट। मड फ्लो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जो पहला चैप्टर और पहला दूसरा लेक्चर वो बताया था जिसमें NDMA गाइडलाइंस ये क्या होती हैं ये पूछा जाएगा, और स्पेसिफिक अर्बन फ्लड वगैरह ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। मेंस के लिए कब कब आया था फ्लड, दो सिर्फ याद कर लेना। कोहिमा नागालैंड में, नीलगिरीज में, ये 40 लोग मरे गए थे, ठीक है। 200 हाउसेज डिस्ट्रॉय होते हैं 1993 में, ओके। रिसेंट 2003 में भी हुआ था उत्तरकाशी में, ओके। तो चलिए, ये तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आने वाला है सेंडाई फ्रेमवर्क। ये क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंडाई फ्रेमवर्क पूछा जाएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।